हेलो एवरीवन। नेशनल मूवमेंट 1905 टू 1918 चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा 8 मॉडर्न हिस्ट्री में। स्पेक्ट्रम की बुक चल रही है। ये हमारा पार्ट 3 है, ठीक है। इससे पहले हमने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे द मूवमेंट अंडर द एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप, ठीक है। तो स्लाइड्स में देखते हैं। ये स्लाइड हमने पार्ट 1 में देखी थी, ये पार्ट 2 में। आज हम पार्ट 3 में ये पॉइंटर्स जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो द एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो में बता देती हूँ कि जैसे 1905 के बाद जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका जो डोमिनेंट इन्फ्लुएंस था वो आ गया था किसके ऊपर, स्वदेशी मूवमेंट, जो कि कहाँ पे चल रहा था, बंगाल के अंदर। और इसके अंदर जो है ना 3 रीजंस दिए गए हैं, वो भी आपको ध्यान रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट कब आ गए थे, क्योंकि जब मॉडरेट्स थे जो वो फेल हो गए थे, उनके जो रिजल्ट्स थे वो इतने ज़्यादा निकल के यील्ड रिजल्ट्स जो थे वो नहीं आ रहे थे। दूसरी बात, जो उनके टैक्टिक्स थे गवर्नमेंट को लुभाने के लिए, वो बंगाल के अंदर जितने भी नेशनलिस्ट थे वो इतने अच्छे डिसीजिव टैक्टिक्स जो थे वो नहीं थे। मतलब कि वो गवर्नमेंट को जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। इस वजह से भी एक्सट्रीमिस्ट्स को सामने आना पड़ा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है कि जो एट्रोसिटीज़ हो रही थी, मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव आ रहा था, उनके साथ गलत बिहेव किया जा रहा था, कॉर्पोरल पनिशमेंट्स दी जा रही थी उनको, जो पब्लिक सिंगिंग के ऊपर उनके बैन लगा दिया जा रहा था। जैसे वो सिंगिंग क्या करते थे, जैसे वंदे मातरम, ठीक है, इसके ऊपर बैन था। रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा था पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर कि आपको कोई भी पब्लिक मीटिंग्स नहीं करनी है। उसके बाद स्वदेशी वर्कर्स को जो है वो इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। क्लैशेस होने स्टार्ट हो गए किसके अंदर, पुलिस एंड पीपल के अंदर, ठीक है। तो ये जितने भी तरीके थे उसमें जो है मॉडरेट्स जो है वो साथ नहीं दे पा रहे थे मासेस का, तो इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट्स को जो है वो सामने आना पड़ा एंड सप्रेस करना पड़ा। जो भी ब्रिटिशर्स दबाव डाल रही थी इंडियन लोगों के ऊपर, और जो ब्रिटिशर्स थे वो साथ ही साथ क्या कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो है वो सुप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि जो उनकी जितनी भी बातें हैं वो बाहर लोगों तक ना फैल सके। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर भी जो है वो ब्रिटिशर्स ने बैन लगा दिया था, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर प्रेस वाले के ऊपर एक पूरा चैप्टर अलग से बना हुआ है, जाके आप वो भी देख सकते हैं। उसमें आपको सब पता चलेगा वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कब आया और कब ये सब कुछ चला, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला जो है एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम से। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारे पास इसमें आएगा। तो ये जो था ये किसके द्वारा एक तरह से एम्बॉर्डन किया गया, दादा भाई नौरोजी के डिक्लेरेशन से, जो कि कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता सेशन में। और कलकत्ता सेशन कब हुआ था, 1906 में, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। इसमें जो है आपके पास दादा भाई नौरोजी की डिक्लेरेशन से सेल्फ गवर्नमेंट या फिर स्वराज का गोल जो है वो सामने आया था। ये किसका था, कांग्रेस का गोल था, ठीक है, कि स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट हमें लेनी है। और ये दादा भाई नौरोजी का जो सेशन चल रहा था कलकत्ता के अंदर 1906 में, उसमें ये सामने आया था। तो एक्सट्रीमिस्ट ने एक कॉल को मतलब दिया इन एडिशन टू द, क्योंकि उस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था, इसी के साथ साथ इन्होंने इसको भी जो है अपना गोल सबके सामने रखा। तो इन्होंने क्या किया था कि बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, स्कूल्स नहीं जाना, कॉलेजेस नहीं जाना, ठीक है। गवर्नमेंट सर्विस अगर कोई कर रहा है तो वो भी नहीं कर रही, कोर्ट में नहीं अगर सर्विस कर रहे हैं कोर्ट में नहीं जाना, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ये नहीं जाएंगे, म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी नहीं जाएंगे, जितने भी गवर्नमेंट टाइटल्स इनको मिले हुए हैं वो भी इनको उसको बॉयकॉट कर देंगे। लेकिन अरबिंदो जी ने क्या पुट फॉरवर्ड किया अपना पॉइंट कि मेक द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेजेंट कंडीशन इम्पॉसिबल बाय द ऑर्गेनाइज्ड रिफ्यूजल टू गो एनीथिंग विच विल हेल्प आइदर द ब्रिटिश कमेंस इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्री और द ब्रिटिश ऑफिशियलडम इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट। तो अरबिंदो जी का ये कहना था कि हमें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ यही चीज़ों का करना है, एवरीथिंग का विच इज़ रिलेटेड टू द ब्रिटिशर्स, एवरीथिंग को हमें बॉयकॉट करना है और स्वदेशी चीज़ें जो हैं वो हमें अपनानी चाहिए। तो उसके बाद जो ब्रिटिश नेशनलिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते हैं कि वो ट्रांसफर कर सके एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट को मास स्ट्रगल तक ले जा सकें। इसीलिए उन्होंने एक स्लोगन भी दिया जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। किससे इंडिपेंडेंस लेनी है हमें, फॉरेन रूल से लेनी है। तो उनका एक नारा भी था अरबिंदो जी का, पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द लाइफ ब्रेथ ऑफ द नेशन।
जो हमारी पॉलिटिकल, अगर हम पॉलिटिकली फ्री हो जाएंगे ना नेशन के लिए, वो एक तरह से चैन की सांस लेने के बराबर होगा। तो ये अरबिंदो जी ने बोला था। तो लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना, उन्होंने भी एक आइडिया दिया इंडिपेंडेंस को लेके कि जो सेंट्रल प्लेस है इंडियन पॉलिटिक्स का, उसमें भी हमें जो है पूरे मतलब मेंबर्स जितने भी होने चाहिए वो इंडियंस ही होने चाहिए। तो उनका ये भी एक गोल बन गया कि सेल्फ अगर सेक्रीफाइस भी हमें करना पड़े इंडिपेंडेंस लेने के लिए, तो वो भी हम ज़रूर से करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है न्यू फॉर्म ऑफ द स्ट्रगल। तो इसमें क्या, जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे उन्होंने कुछ आइडियाज़ को आगे रखा। वो आइडियाज़ क्या थे वो आपको पता होने चाहिए। एक तो थे उनके थ्योरेटिकल मतलब थ्योरीज बेस्ड प्रोपोगेंडास चलाना, ठीक है, और प्रोग्राम करना। तो ये तीन इनके प्रोग्राम थे न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल में। अगर आपसे पूछा जाए तो इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है। और भी कुछ ज़्यादा आइडियाज़ इन्होंने सामने रखे कि कैसे हम स्ट्रगल को जो है वो आगे लेके जा सकते हैं एंड जो है अपने बातें मनवा सकते हैं एंड हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दिला सकते हैं। अब न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल में ये तीनों चीज़ तो आपको याद रखनी है, लेकिन ये वाला जो है ना ये मेन पॉइंट है एंड ये इसके सारे सब पार्ट्स हैं। तो अभी हम एक एक करके न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल में पहला पॉइंट जो है बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, इसको देख लेते हैं क्या था। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, बॉयकॉट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ वो जो है फॉरेन गुड्स की इंडियंस जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका जो है पब्लिकली जो है वो बर्न कर देंगे। जैसे बर्निंग ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स, बाहर से बना हुआ कपड़ा जो आ रहा था उसको वो जला देंगे। बॉयकॉट ऑफ द, एक तो क्लोथ्स हो गए, ठीक है, दूसरा बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन मेड सॉल्ट एंड शुगर जो बाहर से आ रहा था उसको भी डिनाई कर दिया लेने से। रिफ्यूजल बाय द प्रीस्ट टू रिचुअलाइज मैरिजिंग इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ द फॉरेन गुड्स, ठीक है। अब जैसे जो पंडित लोग थे वो जैसे रिचुअल पढ़ते थे मैरिजेस में, मान लीजिए कोई ब्रिटिशर्स ने भारतीय लड़की से शादी कर दी, अब पंडित की तो ज़रूरत होगी ना उसमें रिचुअल करने में, ठीक है, शादी। तो वो प्रीस्ट्स ने भी वो चीज़ को लेके डिनाई कर दिया कि ना तो वो कोई गिफ्ट्स वगैरह मतलब उपहार भी देने होते हैं ना उनको फिर पंडितों को, तो ये सब उन्होंने भी करना बंद कर दिया, ठीक है। मतलब हर जगह से बॉयकॉट ब्रिटिशर का करना शुरू कर दिया। दिस फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट जो है उसको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली क्योंकि ये प्रैक्टिकली मासिस लेवल पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। तो ये हमारा हो गया पहला। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस। तो इसमें पब्लिक मीटिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर पर, लार्ज स्तर पर होने लगी। इससे क्या होने लगा, मास मोबिलाइजेशन होने लगा, ठीक है। इससे क्या होने लगा, जो नेशनल लीडर से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई और वो मासेस तक पहुंचने लगे पब्लिक मीटिंग से, जिससे ज़्यादा लोग हमारे साथ हो गए, मतलब लीडर्स के, नेशनलिस्ट के साथ हो गए एंड आज़ादी दिलवाने में उनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान फिर आगे चल के रहता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स और समितिस। तो ये जो समितिस थी, कि कौन कौन सी समितिस की, एग्जाम्पल के तौर पे स्वदेश बंधब समिति। पहली ये किसकी थी, अब ये पूछा भी जा सकता है, तो अश्वनी कुमार दत्त की, ठीक है, बैरिसाल में, ठीक है। ये एक पावरफुल मेथड था मास मोबिलाइजेशन का। अगर मास मोबिलाइजेशन के ऊपर आपसे किसी समिति का नाम पूछा जाए तो इसको आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, स्वदेश बंधब समिति, और किसके द्वारा चलाई गई थी, ए.के. दत्त के द्वारा, ठीक है। तो ये मास मोबिलाइजेशन की बहुत अच्छी समिति थी, ठीक है। इस समिति के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द मासेस उसकी बातें होती थी, मैजिक लैंटेन्स लेक्चर्स की बातें होती थी, और स्वदेशी सॉन्ग्स गाए जाते थे, फिजिकल एंड मोरल ट्रेनिंग्स दी जाती थी मेंबर्स को कि कैसे अब हमें आगे स्ट्रगल को लेके चलना है एंड हमें आज़ादी पानी है। सोशल वर्क जो है वो किए जाते थे क्योंकि उस टाइम पे फेमाइंस वगैरह भी बहुत आती थी, ठीक है, और एपिडेमिक्स भी बहुत हो रहे थे, तो उसमें कैसे हमें समाज की सेवा करनी है उसके बारे में बताया जाता था। उसके बाद इन समितिस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल्स की भी बात स्टार्ट होने लगी और ट्रेनिंग दी जाती थी स्वदेशी क्राफ्ट्स। अगर हम स्वदेशी मूवमेंट चला रहे हैं तो जो क्राफ्ट वगैरह भारत के अंदर बनता है उसके लिए ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है ताकि उनका कैसे और वो अच्छे से क्राफ्ट्स बना सकें और हम अपनी चीज़ें ही भारत में यूज़ कर सकें बजाय कि बाहर के फॉरेन गुड्स। आर्बिट्रेशन कोर्ट्स की भी इसके अंदर बात होती, ठीक है। उसके बाद हम अब फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं जो कि हमारा है इमेजिनेटिव यूज ऑफ द ट्रेडिशनल पॉपुलर
फेस्टिवल्स एंड मील्स। तो इसमें आप तिलक का गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स जो है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आइडिया ऑफ ओकेजन को सेलिब्रेट करने का इन्होंने ही बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलप किया था। तिलक ने गणपति फेस्टिवल, ठीक है, जो आपने अभी देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया में भी अब तो ये बहुत ज़्यादा होने लग गया है कि जो गणपति विसर्जन किया जाता है। पहले ये मेनली महाराष्ट्र में ही, मुंबई वहाँ पे ही फेमस था, लेकिन अब नॉर्थ इंडिया में भी हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तिलक जी ने ही जो है फेमस किया था। पहले जो ये था ना, ये सिर्फ अपने अपने घरों में लोग वहाँ पे महाराष्ट्र में ये मनाया करते थे, सेलिब्रेट किया करते थे, लेकिन बाद तिलक जी की वजह से ये इतना पॉपुलर हो गया कि आज देख लीजिए एट द प्रेजेंट टाइम भी ये इतना फेमस हो गया है कि नॉर्थ इंडिया में भी अब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड शिवाजी फेस्टिवल्स भी जो है वो भी उन्होंने स्टार्ट कर दी। स्वदेशी प्रोपागंडा ही इनका मेन मोटिव था, ठीक है, उसकी वजह से ये सब जो है वो स्टार्ट करने शुरू कर दिया। अब ऐसी बात नहीं है कि ये वेस्टर्न इंडिया में ही शुरू हुआ, नहीं, लेकिन ये बंगाल में भी काफ़ी लार्ज स्तर पे ये स्टार्ट हो गया था। बंगाल के अंदर ट्रेडिशनल फोक थिएटर्स को जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सामने लाना स्टार्ट कर दिया। पहले जो सिर्फ घरों में या कुछ जगहों पर होता था, अब ऑल ओवर द इंडिया जो है इसको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। अभी मैं इसको रब कर देती हूँ। अपने 5वें पॉइंट पे हम चलेंगे। तो 5वां पॉइंट है हमारे पास एम्फेसिस गिवन टू द सेल्फ रिलायंस और द आत्म शक्ति। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि नेशनल डिग्निटी के लिए रीअसर्शन का होना एंड ऑनर, कॉन्फिडेंस, सोशल एंड इकोनॉमिक रीजनरेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें हमने बात की रीअसर्शन की, ठीक है, किसकी रीअसर्शन की? नेशनल डिग्निटी, ऑनर, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो हम सेल्फ रिलायंस बन पाएंगे, हम ये कह पाएंगे कि हाँ हमारे अंदर सब कुछ है, हम अपना भारत में ही सब कुछ कर सकते हैं, हमें बाहर की चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आते हैं आपके पास सोशल रिफॉर्म्स, उसके बाद कैंपेन्स जो चलाए जाते हैं, ठीक है, कैंपेन्स किसके बारे में चलाए जाते हैं? अगेंस्ट द कास्ट ऑपरेशन हो गया, आपका जल्दी शादी कर देना, अर्ली चाइल्ड मैरिज, ठीक है, उसके बाद डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा, उसके बाद अल्कोहल ऑफ द कंजप्शन ऑफ द अल्कोहल। तो इन सब के ऊपर ये जो सोशल रिफॉर्म्स है ये भी चल रहे थे। तो ये सब हमें क्या देते हैं? सेल्फ रिलायंस बनाते हैं एंड आत्म शक्ति जो है हमारे अंदर जगाते हैं, और इन सब चीज़ों को हमें सोसाइटी से दूर करना है, ऐसी वो देते हैं प्रेरणा। 6 पॉइंट हमारे पास आता है प्रोग्राम ऑफ द स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन। तो इसमें क्या था? बंगाल नेशनल कॉलेज जो कि टैगोर के शांति निकेतन से इंस्पायर था। तो इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो बंगाल का नेशनल कॉलेज था ये किसकी गाइडलाइंस या फिर इंस्पायर्ड था? जो टैगोर के शांति निकेतन था उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर था। तो इसमें स्वदेशी की और नेशनल जो एजुकेशन है उसको देने की बात की गई। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये टैगोर के शांति निकेतन से तो इंस्पायर था, लेकिन खोला किसके द्वारा गया था? तो अरबिंदो घोष, जिनके हमने अभी पहले बात भी की थी, तो वो इसके पहले प्रिंसिपल भी बनते हैं, ठीक है। और नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्वदेशी उसके बेसिस पे ही खुलने शुरू हो गए। 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना होती है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। सिस्टम ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी, साइंटिफिक, टेक्निकल लाइंस पे हम कैसे इंडिया के अंदर ही ये चीज़ें डेवलप कर पाएँ, उसके लिए ये आया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है 1906 में क्या आया था आपका? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो ये सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है किसके लिए आया था, कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, जिसमें लिटरेरी, साइंटिफिक एंड टेक्निकल नेशनल लाइंस के ऊपर हम कैसे उसको ला सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन जो था वो इम्पार्टेड किया गया थ्रू द मीडियम ऑफ द वर्नैकुलर। अब इंग्लिश एंड वर्नैकुलर के बीच में काफ़ी ज़्यादा वो थी मनमुटाव की। ब्रिटिशर्स कहते थे इंग्लिश पढ़ाओ एंड इंडियंस नेशनलिस्ट कहते थे वर्नैकुलर पढ़ाओ। तो ये उसके ऊपर भी बात करता है। उसके बाद अब बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी स्टार्ट हुआ टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए, उसमें फंड्स भी रेज करने स्टार्ट कर दिए। स्टूडेंट्स टू जापान फॉर एडवांस लर्निंग, जापान भी भेजना स्टूडेंट्स को स्टार्ट कर दिया ताकि वो बाहर से एडवांस लर्निंग लेके आ सकें और फिर वो
कुछ वहाँ से जब ट्रेनिंग लेके आते थे फिर वो यहाँ पे आके टेक्निकल एजुकेशन देते थे। तो बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये किसके लिए थे? टेक्निकल ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है, अभी हमारे पास 7th पॉइंट पे हम चलते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। तो 7th पॉइंट है हमारे पास स्वदेशी और द इंडिजीनियस एंटरप्राइज। तो इसमें क्या था कि जो स्वदेशी स्पिरिट थी वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होनी, इस्टेब्लिश होनी स्टार्ट हो गई भारत के अंदर, जिसमें उसके बाद से क्या आने लगा, टेक्सटाइल मिल्स जो है वो इस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई, सोप और आपका माचिस की फैक्ट्री, मैच फैक्ट्रीज ये स्टार्ट हो गई। उसके बाद बैंक्स अपने खुलने स्टार्ट हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज आनी स्टार्ट हो गई, शॉप्स भी जिसके अंदर भारतीय सामान ही बिकता था ये सब आने शुरू हो गए। एंटरप्राइज भी काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर क्या था, पेट्रियाटिक ज़ील था, बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश शुरू हो गए। तो ये सारा आपके पास इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद 8th पॉइंट पे हम चलते हैं, इम्पैक्ट इन द कल्चरल स्फेयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके अंदर नेशनलिस्ट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते थे। जैसे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, आपके रजनीकांत सेन थे, उसके बाद आपके द्विजेंद्र लाल रे थे, उसके बाद मुकुंद दास थे, उसके बाद सैयद अबू मोहम्मद थे, और भी काफ़ी ज़्यादा। इनकी जो राइटिंग्स थी ना उससे लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होने लगे, प्रभावित होने लगे, इन्फ्लुएंस्ड होने लगे इनकी राइटिंग से। उससे क्या हुआ, कल्चरली लोगों के अंदर डेवलप हुआ कि हमें भी जो है वो राइटिंग्स वगैरह में और भी जो है चीज़ें लिखनी चाहिए। जो भी इनकी जो राइटिंग्स थी उनको महत्वता और भी देने जाने शुरू की गई। जैसे टैगोर की आपको याद होगा कि अमर सोनार बंगला, ठीक है, ये आगे चल के आपको पता भी होगा कि स्ट्रगल ऑफ द बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और फिर बाद में जाके नेशनल एंथम भी बनता है उनका। तो ये भी आपको नहीं भूलना किसकी थी, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की थी अमर सोनार बंगला। तो जैसे पेंटिंग आप बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की, ठीक है, ब्रोक द डोमिनेशन ऑफ द विक्टोरियन नेचुरलिज्म ओवर द इंडियन आर्ट एंड टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द मुगल अजंता एंड राजपूत पेंटिंग। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई उसमें किस किस का जो है इंस्पिरेशन मिलता है, तो मुगल्स का मिलता है, अजंता का, ठीक है, और राजपूत पेंटिंग्स। तो ये तीनों भी आपको चीज़ें याद रखनी है। और जैसे एक और पर्सनैलिटी थी नंदलाल बोस, ठीक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंडियन आर्ट के ऊपर अपना रोब मतलब कि अपना वो छोड़ा, प्रभाव छोड़ा, एंड वो फर्स्ट रेसिपिसेंट भी बने स्कॉलरशिप लेने के लिए, जो कि 1907 में किसके द्वारा दी गई, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो है वो कब बनी थी, तो 1907 में बनी थी। उसने किसको स्कॉलरशिप दी थी, आपके नंदलाल बोस को, उनकी जो है पेंटिंग्स के लिए। तो ये आप सारी चीज़ें याद रखेंगे। साइंस की फील्ड में कौन किसका नाम सामने आता है, तो ये भी नहीं आपको भूलना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, साइंस के फील्ड में येलो कलर दिख रहा है, चलो ग्रीन से लिख देती हूँ। तो इसमें आपके पास आएगा जगदीश चंद्र बोस, साथ ही साथ में प्रफुल्ल चंद्र रॉय। तो इन दोनों का नाम किस में सामने आता है, साइंस की फील्ड में इनका नाम जो है सामने आता है। एंड पायोनियर ओरिजिनल रिसर्च विच वॉज प्रेज्ड द वर्ल्ड ओवर। तो ये आई थिंक आपको ये समझ में आ गएगा। 8th पॉइंट यहाँ पे ये फिनिश हो जाता है। तो अब मैं चलती हूँ 9th पॉइंट। 8 तो ये हो गया था, 9th हमारे पास आता है एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन। अब मास का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा पार्ट लिया, ठीक है, उनका लार्ज नंबर में उन्होंने प्रोपोगेंडा एंड प्रैक्टिस किया स्वदेशी मूवमेंट को। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पिकटिंग ऑफ द शॉप्स ऑर्गेनाइज करवाई, सेलिंग फॉरेन गुड्स, ठीक है, जिसके अंदर वो जो गुड्स फॉरेन गुड्स थे उनको तो बॉयकॉट कर दिया, एंड जो उनके स्वदेशी गुड्स थे उनको लोगों तक पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की। पुलिस अडॉप्टेड
रिप्रेसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्टूडेंट। अब पुलिस तो इनको डांटेगी मारेगी, ठीक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनसे मारपीट की। स्कूल्स एंड कॉलेजेस जिनके अंदर स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे, एजिटेट कर रहे थे, वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए एंड स्टॉप कर दी गई ग्रांट्स। स्कूल्स के अंदर सारे ग्रांट्स एंड प्रिविलेजेस जो दिया करती थी गवर्नमेंट इनको, वो सब ख़त्म कर दिया गया। स्टूडेंट को ही गिल्टी पाया गया कि उनकी वजह से ही पूरे वहाँ पे जो है पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गवर्नमेंट जॉब कि अब इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं देंगे। ये जो स्टूडेंट्स हैं जो एजिटेट कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब ये नहीं प्रोवाइड करवाएगी, ना स्कॉलरशिप देगी, ना ही डिसिप्लिनरी जो है जो भी उनको चाहिए होगा बुक्स वगैरह वो कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाएगी। इवन उनके ऊपर क्या लगा दिया गया, फ़ाइन लगा दिया गया, उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया गया, उनकी बीटिंग उनको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया गया, केस उनके खिलाफ स्टार्ट कर दिए गए। तो ये सब बातें इनके खिलाफ स्टार्ट कर देगी, ये मास पार्टिसिपेशन में ही आएगा। अब वुमेंस भी पीछे नहीं रही थी, उन्होंने भी होम सेंटरली जो भी उनसे बन पड़ता था वो उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। उन्होंने भी बाहर से जो फॉरेन चीज़ें थी वो लेने से इनकार कर दिया, वो नहीं लेती, सब देशी ही चीज़ें वो लिया करती थी। और कुछ मुस्लिम पार्टिसिपेंट्स भी थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा रोल जो है वो अपना निभाया, जैसे कि आता है ब्रिस्टल अब्दुल रसूल, उसके बाद लियाकत हुसैन, उसके बाद गजनवी, उसके बाद मौलाना आज़ाद, ठीक है। ये कुछ बट मोस्ट ऑफ द ये जो जितने भी थे ये मुस्लिम, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोल निभाया है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो अपर एंड द मिडिल क्लास मुस्लिम थे वो इन चीज़ों से थोड़ा सा स्टे अवे रहते हैं, और लेड बाय द नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका जो कि सपोर्टेड द पार्टीशन ऑन द प्ली दैट इट वुड गिव द मुस्लिम मेजोरिटी ईस्ट बंगाल। तो अगर आपके पास नाम आता है नवाब सलीमुल्लाह का, तो आपको ये याद रखना है कि इन्होंने जो वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था कि हाँ होना चाहिए ये पार्टीशन, ठीक है, जो कि 1905 में हुआ था ना, बंगाल का विभाजन उसमें। उसके बाद सोशल बेस ऑफ मूवमेंट तो यही था कि जितने भी सेक्शंस हैं, जैसे कि ज़मींदार्स हो गए, आपके स्टूडेंट्स हो गए, वुमेन हो गए, लोअर मिडिल क्लास के लोग हो गए, तो इन सबको जब ये साथ आएंगे ना तो ये ज़रूर से इनका जो मास मोबिलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ये ब्रिटिशर्स को यहाँ से खदेड़ के बाहर फेंकेंगे। तो ब्रिटिशर्स ऑन जो कंसर्न्स थे वो भी बढ़ने स्टार्ट हो गए। रेलवेज़ में आपके स्ट्राइक्स स्टार्ट हो गई, वर्किंग क्लास ने स्ट्राइक कर दी कंपनीज़ के अंडर, तो ये सब ब्रिटिशर्स ने बहुत झेला। उसके बाद मूवमेंट जो था उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मुस्लिम से भी मिली। अभी हमने बात की थी कि मुस्लिम लीडर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट दिया, लेकिन मुस्लिम पीजेंट्री ने भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया। बिकॉज ऑफ द कॉन्शियस गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल हेल्प बाय ओवरलैप ऑफ क्लास एंड कम्युनिटी एट प्लेसेस। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट था द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर वो प्रॉपर अप हो गया 1907 के अंदर, एज एंड द एंटी कांग्रेस फ्रंट एंड रिएक्शनरी जो एलिमेंट्स थे जैसे कि नवाब सलीमुल्लाह ढाका, उन्होंने इस चीज़ को इनकरेज किया कि हाँ ये बंगाल का विभाजन होना चाहिए। तो ये सारा मास मोबिलाइजेशन में आएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये हमारा 10th पॉइंट है ऑल इंडिया एस्पेक्ट का, जिसके अंदर मूवमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द बंगाल यूनिटी एंड स्वदेशी एंड बॉयकॉट एजिटेशन जो चल रहा था उसको काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ में लागू करना स्टार्ट हो गया। मतलब जो बंगाल से स्टार्ट हुआ था वो अब पूरे कंट्री में फैल चुका था। तिलक ने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया इसको बाहर ले जाने के अंदर। आपको मैंने पहले भी बताया कि तिलक का जो वो गणपति एंड द शिवाजी फेस्टिवल्स थे वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूरे कंट्री में फैल चुके थे, ठीक है। तो तिलक के हम कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, उन्होंने काफ़ी एक अच्छा रोल निभाया है इस चीज़ में। और चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ दोनों साथ साथ चलती थी। इसके साथ साथ मास स्ट्रगल भी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल चलता गया, और इसी मास स्ट्रगल के कारण ही जो है वो एक यूनिटी क्रिएट हो पाई। इस यूनिटी के कारण ही एक बॉन्ड जो है वो बन पाया, जिससे कॉमन सिंपैथी आ सकी। कॉमन सिंपैथी से जो है ये एक दिन भारत को आज़ाद करवाने के लिए जो है उसमें सफल रहे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट आता है जो है एन्यूलमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन, या फिर पार्टिसिपेशन नहीं आएगा यहाँ पे, पार्टीशन आएगा, ठीक है। पार्टीशन आएगा यहाँ पे, और इसका मतलब होता है कैंसलेशन, ठीक है। कैसे
पार्टीशन जो होने वाला था वो कैंसिल हो गया। तो ये डिसाइड हुआ टू एनुअल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911 के अंदर, ठीक है। आपको पता होगा कि 1905 में जब विभाजन की बात हुई थी, लेकिन आगे चल के 1911 में इसको कैंसिल करने की बात भी छिड़ी। क्यों? टू कर्ब डोमिनेंस ऑफ द रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1911 में क्यों इसको ये किया गया, तो टू कर्ब द मीनेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, ठीक है। उसके बाद ये जो कैंसलेशन थी ये किस तरीके से सामने आई, एज अ शॉक टू द मुस्लिम पॉलिटिकल इलीट, क्योंकि मैंने आपको बताया वो जो सलीमुल्लाह थे, नवाब सलीमुल्लाह, वो तो ये चाहते थे ना कि पार्टीशन हो, लेकिन नहीं हो पाया। इस वजह से मुस्लिम पॉलिटिकल इलाइट में जो है वो एक शोक की भावना, एंड वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हुए। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कलकत्ता के अंडर वो थी ना, कैपिटल थी, उसको फिर आगे चल के ना 1911 में ही शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली के अंदर, ठीक है, एज अ सॉप टू द मुस्लिम्स, ठीक है, एज इट वाज एसोसिएटेड विद द मुस्लिम ग्लोरी, बट द मुस्लिम्स वर नॉट प्लीज्ड। लेकिन वो खुश बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन उनको प्लीज करने के लिए ये किया गया, लेकिन वो खुश नहीं थे। बिहार एंड ओडिशा वर टेकन आउट फ्रॉम द बंगाल। अब बंगाल के अंदर में से उन्होंने बिहार एंड ओडिशा को भी अलग कर दिया था, ठीक है, और असम को भी जो है वो सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया था, ठीक है। मतलब अब फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो गई है स्टेट्स की, यहाँ से ही स्टार्ट हो गई, ठीक है। पहले ये सारे किसके अंडर आते थे, आपके बंगाल एक बड़े रीजन के अंडर में आते थे। उसके बाद आपके पास ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको याद रखने हैं। एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप के अंडर ये मूवमेंट्स में आपको ये पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे द एवोल्यूशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, जिसके अंदर हम मूवमेंट फिजल आउट कैसे हुआ था एंड मूवमेंट उसने टर्निंग पॉइंट कैसे लिया था, इसकी बात करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।